बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम एजाइल मॉडल डिस्कस करेंगे। एजाइल मॉडल क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एजाइल मॉडल। एजाइल मॉडल स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हमारे पास द वर्ड एजाइल मीन क्या है। अगर हम एजाइल वर्ड की बात करें तो एजाइल का मतलब क्या है? एजाइल का मतलब है क्विक। एजाइल का अगर हम लफ्जी मानी लेते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है क्विक। तो पॉइंट स्टार्ट करते हैं एजाइल मॉडल के। एजाइल मॉडल का पहला पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है दैट इज एजाइल मॉडल इज एन आइटरेटिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। यहाँ पे वर्ड हमारे पास आया है आइटरेटिव। अगर हम आइटरेटिव की बात करें कि आइटरेटिव वर्ड का मतलब क्या है, तो आइटरेटिव का मतलब हुआ रिपीटेटिव, कि एक चीज बार बार रिपीट होती है तो हम कहते हैं आइटरेशन हो रही है या वो चीज आइटरेटिव है। एजाइल मॉडल को हम आइटरेटिव क्यों कहते हैं या रिपीटेटिव मॉडल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि एजाइल मॉडल हमारे पास एक ऐसा मॉडल है कि अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस या ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमें दरमियान में कहीं पे भी यूज़र की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आती है कि ये मॉडल या ये पॉइंट या ये फंक्शन क्या करना है, चेंज करना है, तो एज ए डेवलपर हमें उस चेंजेस को क्या करना होता है? अडॉप्ट करना होता है। हमें उस चीज़ को दोबारा से करना होता है, हम उस प्रोसेस को, उस फंक्शन को दोबारा से रीडेवलप करते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एजाइल मॉडल क्या है? एक रिपीटेटिव या आइटरेटिव मॉडल है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि दिस मॉडल वर्क्स ऑन स्मॉल एंड मैनेजेबल यूनिट्स कॉल्ड स्प्रिंट और आइटरेशन। एजाइल मॉडल कभी भी वन गो के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करता। मतलब जीरो से स्टार्ट करके 100% एक ही वन गो में नहीं करता। एजाइल मॉडल क्या करता है? वो छोटे छोटे या स्मॉल या मैनेजेबल स्प्रिंट पे काम कर रहा होता है और उन्हीं को कंप्लीट करके यूजर को डिलीवर कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें, सपोज यूजर ने मुझे क्या दिया, यूजर ने मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन किया। अब वो प्रोजेक्ट लाजमी बात है जीरो से मैं स्टार्ट करूंगा और उसको अगर मैं कंप्लीट करता हूं तो मुझे 100% उसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब अगर हम कोई और मॉडल यूज कर रहे होते तो हम वन गो के अंदर ही क्या करते? जीरो से स्टार्ट करते और 100 पे जाके स्टॉप करते, जैसे कि हमने वाटरफॉल के अंदर डिस्कस किया कि उसमें कहीं भी चेंजेस नहीं होती। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एजाइल मॉडल। तो एजाइल मॉडल क्या करता है? वो छोटे छोटे स्प्रिंट बना लेता है। किसके? प्रोजेक्ट्स के। सपोज ये मेरे पास प्रोजेक्ट है 0 से 100 तक, तो एजाइल मॉडल क्या करेगा? ये मेरे पास है, सपोज यहाँ पे ये 10% हो गया, ये 30% हो गया, ये 50% हो गया, ये 70% और ये 100%। तो एजाइल मॉडल जब भी प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा? वो पहले एक स्प्रिंट को कंप्लीट करेगा या एक साइकिल को कंप्लीट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंट कहते हैं। अब ये स्प्रिंट वो क्या कर देगा? जब ये स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा तो वो कस्टमर को डिलीवर कर देगा। अब इसी वजह से हम एजाइल मॉडल को क्या कहते हैं, या इसी वजह से हम एजाइल वर्ड का यहाँ पे मतलब भी आपको समझ आ जाएगा कि एजाइल को क्विक क्यों कहा जाता है। अब 0 से 100 तक अगर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ता या पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता तो उसको सपोज मैं कहता हूं लग जाते कितने? 6 मंथ लग जाते। 6 मंथ में यहां से यहां तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता। तो यूजर को या क्लाइंट को या कस्टमर हमारा जो भी है उसको 6 मंथ बाद प्रोजेक्ट मिलता, उसको 6 मंथ वेट करना पड़ता। लेकिन एजाइल मॉडल ने क्या किया? उसने स्प्रिंट बना के दिया और वो स्प्रिंट वो कितने वक्त में बना के देता है? 1 to 4 वीक्स के अंदर बना के दे देता है। अब यूजर को जो आउटपुट मिल रहा है वो कितने टाइम में मिल रहा है? वो 1 to 4 वीक्स के अंदर अंदर क्या मिल जाता है? एक फंक्शन, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी सिस्टम का एक फंक्शन मिल जाता है जो यूजर को हम लॉन्च कर देते हैं। यूजर उसी को यूज कर रहा होता है 1 to 4 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है, और वो अगले 1 to 4 वीक्स उसी को यूज करता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास साइकिल होता है या स्प्रिंट होता है, हम उस पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और उस स्प्रिंट को कंप्लीट करके यूजर को डिलीवर कर देते हैं। और फिर यूजर के पास जो पहले से सिस्टम मौजूद होता है
या पहले फंक्शन जो मौजूद होता है उसी फंक्शन के साथ हम उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यूजर के पास पहले एक फंक्शन था, अब दो फंक्शन आ गए। ठीक हो गया। तो इसी तरह एजाइल मॉडल स्प्रिंट्स के अंदर काम कर रहा होता है। ये इसके सेकंड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हो गई। थर्ड पॉइंट जो हमने यहां पे लिखा है, दैट इज दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इस मॉडल को हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए क्यों यूज करते हैं? इस वजह से यूज करते हैं कि हमने यहां पे बात की कि एजाइल मॉडल क्या है, आइटरेटिव मॉडल है। जब चीज आइटरेटिव या रिपीटेटिव पे आ जाती है, रिपीटिशन पे आ जाती है, तो अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एजाइल मॉडल को यूज कर रहे हैं और दरमियान में कहीं पे क्या आ जाता है, सपोज पहले हम इस सिनारियो के लेते हैं, एरर आ जाता है, तो हम उस चीज को दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और उसको एरर फ्री कर सकते हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए हम एजाइल मॉडल इस वजह से भी यूज करते हैं कि सपोज हम काम कर रहे हैं, हमने प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है और दरमियान में यूजर की तरफ से क्या आ गई, दरमियान में यूजर की तरफ से चेंजेस आ गई कि मुझे जो फंक्शन पहले चाहिए था उस फंक्शन के अंदर ये चीज भी इंक्लूड कर दो या ये चीज एक्सक्लूड कर दो। जब ये चेंजेस दरमियान में आ गई और हम काम कर रहे हैं, तो हम एज ए डेवलपर या एज ए डेवलपर टीम हम उसको क्या करेंगे, हम उस चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे, हम उस चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे और अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट हम उस चीज को दोबारा से क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और हम उसको वो चीज फिर डिलीवर करेंगे अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए एजाइल मॉडल को यूज करते हैं कि दरमियान में अगर कोई चेंजेस आती भी हैं तो कोई इश्यू ना हो, हम उसको आसानी से अडॉप्ट कर सके। ये थर्ड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन होगी। फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, दिस मॉडल एक्सेप्ट चेंजेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि दरमियान में हम किसी भी पॉइंट पे, इसकी टोटल कितनी फेजेस हैं, 7 फेजेस हैं। हम सपोज फोर्थ फेज पे हैं या फिफ्थ फेज पे हैं। अब 1 से लेकर 5th फेज तक हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन दरमियान में यूजर की तरफ से दोबारा से क्या आ गई, कोई चेंजेस आ गई और हमें उस चेंजेस के लिए दोबारा से 1 फेज या 3rd फेज पे आना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 1 या 3rd फेज पे वापस आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि यूजर ने हमसे चेंजेस रिक्वायर्ड की है। तो अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट हमें क्या करना है, हमें रिवर्स लेना है, हमें वो चीज एक्सेप्ट करनी है जो यूजर चाह रहा होता है। ठीक है। तो यहां पे इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि यूजर जब भी किसी भी पॉइंट पे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट हमसे कोई भी चेंजेस रिक्वायर्ड करता है, तो एज ए डेवलपर हमें क्या करना है, हमें उसकी चेंजेस को अडॉप्ट करना है। ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे ये जो सर्कल या आइट्रेशन आपको नजर आ रही है, ये एरोज नजर आ रही है, बेसिकली दिस इज एजाइल मॉडल डायग्राम। ये इसका डायग्राम है और ये ब्लू कलर में जो हमारे पास नेम नजर आ रहे हैं, ये एजाइल मॉडल की क्या है, टोटल 7 फेजेस हैं। तो पहली फेज हमारे पास क्या है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हम क्या करते हैं कि यूजर या क्लाइंट हमारा जो होता है वो जितनी भी रिक्वायरमेंट चाह रहा होता है, मतलब ये है कि उसने आपको प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट में उसने आपको ये बताया कि मुझे अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज चाहिए है, उसको हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो यूजर ने आपको प्रोजेक्ट दिया और प्रोजेक्ट में उसने आपको बताया कि मुझे ये चीज इस प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, तो उसको हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो इस फेज के अंदर हम क्या करते हैं, यूजर की तरफ से जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी की सारी गैदर करते हैं और उसको हम डॉक्यूमेंट की सूरत में ले लेते हैं। ये इसकी पहली फेज होगी। सेकंड फेज हमारे पास होगी प्लानिंग। प्लानिंग में हम ये चीज बताते हैं, सपोज रिक्वायरमेंट में हमें यूजर ने कहा कि मुझे अपने प्रोग्राम के अंदर कितने फंक्शन चाहिए, उसने हमें टोटल 7 फंक्शंस की रिक्वायरमेंट दी कि मुझे अपने सिस्टम के अंदर 7 फंक्शंस चाहिए। उसने फंक्शंस भी बताया कि कौन कौन से फंक्शंस चाहिए। ठीक है। अब उस फंक्शंस में हम ये प्लानिंग फेज में हम ये डिसाइड करते हैं कि नंबर फर्स्ट पे कौन सा फंक्शन होगा, नंबर सेकंड पे कौन सा फंक्शन होगा, नंबर थर्ड पे कौन सा फंक्शन होगा। मींस प्लानिंग के अंदर या स्प्रिंट जो हम बना रहे होते हैं, जो स्प्रिंट जो हमने यहाँ पे बात की, जो स्प्रिंट हम डिलीवर करेंगे इंक्रीमेंट की सूरत में यूजर को आफ्टर 1 to 4 वीक, तो पहला कौन सा फंक्शन होगा, प्रायोरिटी हमने किसको देनी है, सेकंड प्रायोरिटी किसको देनी है, थर्ड, और इस तरह 7 फंक्शन हमने किस
वे में कंप्लीट करने हैं या किस फ्लो में कंप्लीट करनी है। तो प्लानिंग फेज में बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, इस चीज की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कौन सा स्प्रिंट या कौन सा इंक्रीमेंट हमें इस दफा या कौन सा फंक्शन हमें इस इंक्रीमेंट में यूजर को डिलीवर करना है। ये आपकी होगी प्लानिंग फेज। प्लानिंग फेज के बाद हमारे पास आ जाती है जी डिजाइनिंग फेज। डिजाइनिंग फेज नाम से जाहिर है हम क्या कर रहे होते हैं, हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं या फंक्शन बनाने जा रहे हैं यूजर का, तो हम क्या करते हैं, उस सिस्टम का डिजाइन बनाएंगे। अब जो डिजाइन हम यूजर के लिए बनाएंगे या डेवलप करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक पॉपुलर सॉफ्टवेयर जिसका नाम फिग्मा है। हम फिग्मा को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब फिग्मा में हम यूजर को ये बता रहे होते हैं या ये शो कर सकते हैं कि जो फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं उसका इंटरफेस किस तरह होगा, उसमें अगर बटन्स होंगे तो बटन किस तरह शो हो रहे होंगे, उसमें अगर कोई लिंक्स होंगे तो लिंक्स किस तरह शो हो रहे होंगे, उनका साइज क्या होगा, उनका कलर क्या होगा। ये सारी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं, डिजाइनिंग के अंदर कंप्लीट करते हैं और यूजर को दिखा रहे होते हैं। डिजाइनिंग के बाद नेक्स्ट फेज हमारे पास आ जाती है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन बेसिकली क्या है, इंप्लीमेंटेशन हमारे पास है कोडिंग। तो जो भी चीज हमने डिजाइन की, तो अकॉर्डिंग टू द डिजाइन हम उस चीज की क्या कर रहे होते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन जब हमारे पास कोडिंग कंप्लीट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। जो सिस्टम हमने बनाया उस चीज को हम टेस्ट करते हैं। तो टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, हम सिस्टम जो हमने बनाया उस सिस्टम को इनपुट देते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास जो इनपुट हमने दिया उसके रेलेवेंट आउटपुट ठीक आ रहा है या ठीक नहीं आ रहा। अगर तो हमारे पास रेलेवेंट आउटपुट आ रहा है तो हम कहते हैं हमारा सिस्टम ठीक है। अगर तो हमारे पास रेलेवेंट आउटपुट नहीं आ रहा तो हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं पे एरर है और हम उसको दोबारा से क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हमारे पास टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, वेरीफाई हो गई, जो इनपुट हमने दिया उसी के अकॉर्डिंग या उसी के रेलिवेंट हमारे पास आउटपुट आ गया, तो सिस्टम क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। अगर सिस्टम वेरीफाई हो गया तो फिर हम क्या करते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं। डिप्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं, बेसिकली डिप्लॉयमेंट हम कहते हैं इंस्टॉलेशन को, कि जो चीज हमने क्लाइंट के लिए या यूजर के लिए बनाई, अब हमने क्या करना है, उस सिस्टम को या उस प्रोजेक्ट को हमने डिप्लॉय करना है। कहां पे डिप्लॉय करना है, यूजर के एंड पे डिप्लॉय करना है। यूजर को हमने वो चीज प्रोवाइड करनी है। इसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। और डिप्लॉयमेंट के सिंपल हम क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, इंस्टॉलेशन टू द एंड यूजर। उसके बाद 7 फेज हमारे पास जो है दैट इज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में हम क्या करते हैं, आफ्टर द डिप्लॉयमेंट जब हमने यूजर के एंड पे चीज को इंस्टॉल कर दिया, प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर दिया, सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया, तो अगर यूजर के एंड पे क्या आता है, यूजर के एंड पे कोई इश्यू आता है, तो हम उस इश्यू को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक चीज। दूसरी चीज हम मेंटेनेंस में क्या करते हैं, दूसरी चीज हम मेंटेनेंस में करते हैं कि वक्त के साथ साथ हमें चीजों को या उस सिस्टम को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। और अपडेशन के दौरान हम क्या करते हैं, यूजर को न्यू न्यू फंक्शन उसी सिस्टम के अंदर ऐड कर रहे होते हैं इंक्रीमेंट के तौर पे, ताकि यूजर नए नए फंक्शन, जितने भी फंक्शन उसने डिमांड किए हैं, जितने भी फंक्शन उसने रिक्वायरमेंट में लिखवाए, वो सारे के सारे फंक्शन उसके सिस्टम के अंदर क्या होते जाएं, ऐड होते जाएं। तो ये मेंटेनेंस के 2 पॉइंट हो गए। एक तो हम इश्यू रिजॉल्व करेंगे, दूसरा हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे ताकि यूजर ने जितनी भी चीजें हमसे रिक्वायर्ड की हैं वो चीजें हम यूजर को प्रोवाइड कर सके। ये तो हो गया एजाइल मॉडल और उसकी एक्सप्लेनेशन, उसका डायग्राम और उसके फेजेस के अंदर हम क्या क्या काम कर रहे होते हैं। इसके बाद हम आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की तरफ। कुछ एडवांटेज भी हैं इसके और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज जो हमने लिखा हुआ दैट इज दिस मॉडल इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन अडॉप्ट चेंजेस एट एनी पॉइंट। इस पॉइंट की आई होप कि आपको यहां पे भी समझ आ चुकी होगी कि इस मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि हम अगर किसी भी फेज में काम कर रहे होते हैं और यूजर की तरफ से ड्यूरिंग डेवलपमेंट कहीं पे भी चेंजेस रिक्वायर्ड आ जाती हैं या चेंजेस आ जाती हैं या डिमांड आ जाती है कि मुझे ये चेंजेस पिछली फेज में चाहिए, या डिजाइन, हम सपोज इंप्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं
और यूजर ने कहा कि मुझे वो डिजाइन पसंद नहीं जो आपने मुझे दिखाया था, मुझे ये डिजाइन पसंद है, उसने अपनी तरफ से कोई डिजाइन दे दिया, या हमारे डिजाइन के अंदर ही उसने कहा कि इस पॉइंट को इस तरह चेंज कर दो या डिजाइन को इस तरह चेंज कर दो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इंप्लीमेंटेशन से वापस रिवर्स होके पहले क्या करेंगे, डिजाइन को रीडिजाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद फिर दोबारा से इंप्लीमेंटेशन की तरफ। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि ये मॉडल क्या है, फ्लेक्सिबल मॉडल है। सेकंड पॉइंट या सेकंड एडवांटेज जो हमने यहां पे लिखा है, इट इनेबल्स अर्ली एंड इंक्रीमेंटल डिलीवरी ऑफ अ फंक्शनल पार्ट। यहां पे इस पॉइंट को हमने जो 7 फंक्शन को डिस्कस किए हैं कि मतलब हमने कौन से फंक्शन को पहले प्रायोरिटी देनी है, कौन से सेकंड को देनी है, कौन से वाले थर्ड को देनी है, तो ये चीज हमने यहाँ पे इस तरह लिखी है कि ये अर्ली एंड इंक्रीमेंटल डिलीवरी करता है। यहाँ पे हमने इस पॉइंट को भी इसी तरह डिस्कस किया है कि सपोज यूजर को 0 से 100 तक सिस्टम कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ता, बल्कि यूजर को हम अर्ली स्टेज 1 to 4 वीक्स के अंदर अंदर क्या दे देते हैं, 100% का कुछ परसेंट एज ए स्प्रिंट हम क्या कर देते हैं, उसको डिलीवर कर देते हैं, और यूजर वो फंक्शन यूज कर रहा होता है, वो उसके साथ बिजी हो जाता है, और हम अगले फंक्शन को डेवलप करने में लग जाते हैं। ये इसका हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमने यहां पे जो लिखा है, इट प्रोवाइड कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टू डिटेक्ट एंड फिक्स एनी डिफेक्ट एट अर्ली स्टेजेस। इस पॉइंट को हम यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम की मदद से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज मैंने 0 से 10 तक एक स्प्रिंट यूजर को बना के दे दिया, अब यूजर उसको यूज कर रहा है, ये मेरे पास क्या हो गया, स्प्रिंट 1 हो गया, ठीक हो गया। अब ये मैंने 1 to 4 वीक में उसको बना के दे दिया। अब 10% से लेकर या 11% से लेकर 30% तक जब मैंने सेकंड स्प्रिंट पे काम करना शुरू कर दिया, तो मुझे उसमें लग गए कितने, 1 to 4 वीक्स। तो मेरे पास क्या हो गया, सेकंड स्प्रिंट जो है वो कंप्लीट हो गया इस ड्यूरेशन के अंदर। जब वो कंप्लीट हो गया, तो अब यहां पे जिस तरह हम मोबाइल फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं, तो आफ्टर 6 to या आफ्टर 2 मंथ 4 मंथ या 6 मंथ हमारे पास एक ना एक अपडेशन आ जाती है। जब हम अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर देते हैं, तो आफ्टर द अपडेशन हम देख रहे होते हैं कि हमारे उस एप्लीकेशन के अंदर कोई एक नया फंक्शन भी ऐड हो चुका होता है। तो जब हमने सेकंड स्प्रिंट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, अब वो रेडी है इसके साथ मर्ज होने के लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, जैसे हमने मेंटेनेंस पॉइंट भी किया। जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, अपडेट करूंगा या यूजर की तरफ भेजूंगा कि एक नया अपडेट आया है, जैसे ही यूजर अपडेट करेगा, तो ड्यूरिंग द अपडेशन क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड स्प्रिंट के अंदर मैंने सेकंड फंक्शन बनाया था, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, वो इसके साथ क्या हो जाएगा, वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा। तो पहले यूजर के पास क्या था, सिर्फ एक फंक्शन था स्प्रिंट 1 के अंदर, जब उसने अपडेट किया तो आफ्टर द अपडेशन यूजर के पास स्प्रिंट 2 अब क्या हो गया, अब 2 फंक्शन है उसी एप्लीकेशन के अंदर। तो जब ये जो हमने स्प्रिंट बनाया और ये जो स्प्रिंट पहले से बनाया हुआ, ड्यूरिंग अपडेशन हम अपने न्यू स्प्रिंट को ओल्ड वाले के साथ मर्ज कर रहे होते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हमने इंटीग्रेशन की, तो अर्ली स्टेजेस के अंदर ही यहाँ पे मतलब अभी हमारा सिस्टम 100% कंप्लीट नहीं हुआ, अर्ली स्टेजेस के अंदर जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, तो यहीं पे अगर कोई एरर आ जाता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो हम उस चीज को आसानी से अर्ली स्टेज के अंदर ही क्या कर लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं। तो ये इस हमारे पास थर्ड पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस। ये इसके एडवांटेजेस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। डिसएडवांटेजेस में क्या है, इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट टाइम एंड फीडबैक फ्रॉम कस्टमर which could be challenge if he is not available। हमने स्टार्ट में पढ़ा कि कस्टमर की हमारे पास 24/7 कोलैबोरेशन इस सिस्टम या इस मॉडल के अंदर रहती है। हम जो भी काम कर रहे होते हैं, हम कस्टमर को शो कर रहे होते हैं, कस्टमर की तरफ से अगर कोई चेंजेस होती हैं तो वो हमें साथ साथ बता रहा होता है। तो हमारी एक कोऑर्डिनेशन 24/7 कस्टमर के साथ रहती है। तो इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज हमने एक डिजाइन यहां पे कंप्लीट कर लिया, मेरी टीम ने या एज ए डेवलपर टीम हमने क्या कर लिया, एक डिजाइन कंप्लीट कर लिया, अब वो डिजाइन इंप्लीमेंट होने के लिए तैयार है, लेकिन जिस कस्टमर से हमें अप्रूवल चाहिए वो कस्टमर ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, जब तक कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा
तब तक हम उस डिजाइन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। कस्टमर का होना इस मॉडल के अंदर क्या होता है, मस्ट होता है, क्योंकि वही अप्रूव करता है। अगर हम विदाउट कस्टमर अप्रूवल उस चीज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और एक दो हफ्ते बाद या एक दो महीने बाद कस्टमर हमारे सामने आता है और कस्टमर कहते हैं कि ये डिजाइन मुझे पसंद ही नहीं है, तो हमारा सारा का सारा काम क्या हो जाएगा, वेस्ट चला गया, एनर्जी वेस्ट गई, टाइम वेस्ट गया, सारी चीजें हमारे पास वेस्ट चली गई। तो इसलिए कस्टमर का 24/7 अवेलेबल होना जरूरी है ताकि हमारी उसके साथ कोलैबोरेशन रहे। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर कस्टमर अवेलेबल नहीं होगा तो हमारे लिए मसाइल हो सकते हैं, टाइम वेस्ट हो सकता है। ये इसका पहला डिसएडवांटेज। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, इट कुड बी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट विद लार्ज टीम साइज। अगर सपोज मेरे पास टीम मेंबर्स या डेवलपर्स टीम जो है वो कितने हैं, 30 डेवलपर्स मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो कस्टमर है, जो हमारे पास कस्टमर है, उस कस्टमर की 30 डेवलपर्स के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। उस कस्टमर की कोऑर्डिनेशन होगी ज्यादा से ज्यादा कितने डेवलपर्स के साथ, 1 to 2 डेवलपर्स के साथ। कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है, बता रहा होता है या कोलैबोरेट कर रहा होता है किसके साथ, 1 से 2 लोगों के साथ। इन्हीं को बता रहा होता है कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए। अब ये 2 लोग नोट कर रहे होते हैं। अब जब इन्होंने वो चीजें नोट कर ली तो अब ये 1 से 2 लोग जितने भी होते हैं, ये जितने भी डेवलपर्स हैं, 30 40 या 30 प्लस जितने भी डेवलपर्स हैं, उन सब को 1 बाय 1 जाके एक्सप्लेन करना, उन सबको 1 बाय 1 जाके बताना कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वगैरह वगैरह। तो जितनी बड़ी टीम होती है उतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत होती है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से इस मॉडल के अंदर अगर हमारे पास टीम का साइज ज्यादा है, लार्ज है, तो ये भी हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम डिसएडवांटेज में कंसिडर करते हैं। क्यों, क्योंकि हर टीम मेंबर को हमें हर एक पॉइंट एक्सप्लेन करना होता है, बताना होता है, तभी जाके हमारा प्रोजेक्ट क्या कर रहा होता है, एक फ्लो में जा रहा होता है, अदरवाइज इश्यू सामने आते रहेंगे। ठीक हो गया। इस मॉडल को समझने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे हम सब के पास, मैं एक एप्लीकेशन का नाम यहां पे लिखने लगा हूं, वो एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हर किसी के मोबाइल फोन के अंदर मौजूद होगी। वो एप्लीकेशन कौन सी है, वो एप्लीकेशन हमारा है व्हाट्सएप मैसेंजर। अब ये मैसेंजर हर बंदे के मोबाइल फोन के अंदर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेंजर के फंक्शन लिखूं या फीचर्स लिखूं तो वो कौन से होंगे। पहला फीचर उसका क्या है, पहला फीचर उसका है कि वो चैट आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा फीचर क्या है कि वो आपको वीडियो कॉल प्रोवाइड करता है। तीसरा फीचर क्या है कि वो आपको सिंपल कॉल, ऑडियो कॉल प्रोवाइड करता है। फोर्थ फीचर क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज करते हुए स्टेटस पुट कर सकते हैं। और फीचर क्या है कि हम उसको यूज करते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ क्या बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। और फीचर क्या है कि हम उसको यूज करते हुए क्या बना सकते हैं, कम्युनिटीज बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत से फीचर, बल्कि एक और मेन फीचर जो हमारे पास लास्ट आया है, क्या है कि हमारे व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर एआई भी अवेलेबल है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि सपोज हम 3 से 4 या 5 साल पीछे चले जाएं, तो क्या ये सारे फीचर्स उस वक्त व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर अवेलेबल थे जो आज हमारे पास अवेलेबल हैं? नहीं थे। हमारे पास ज्यादा से ज्यादा क्या चीजें अवेलेबल थी, हम चैट कर सकते थे, कॉल कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे, ठीक है, या स्टेटस लगा सकते थे। ये ग्रुप, कम्युनिटीज, एआई वगैरह जितने भी हमारे पास फीचर हैं, ये अभी अभी आए हैं, ये हमारे पास उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो क्या हुआ, ये व्हाट्सएप मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है जो कि कंपनी ने डेवलपर्स को असाइन किया हुआ है, जो कि 0 से 100 तक कंप्लीट होना है, जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमारे पास कॉल आई, फिर हमारे पास वीडियो कॉल आई, फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटस वाला पोर्शन फंक्शन आया, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रुप वाला फंक्शन आया।
उसके बाद हमारे पास कम्युनिटी वाला फंक्शन आया और उसके बाद हमारे पास एआई वाला फंक्शन आया। और इसी तरह इस सिस्टम के अंदर नए नए फीचर ऐड होते रहेंगे। हमारे पास अपडेट आती रहेगी एप्लीकेशन में। हम उसको जैसे ही अपडेट करेंगे, आफ्टर द अपडेशन हमें कोई ना कोई नया फीचर मिलता रहेगा। तो इसी तरह एजाइल मॉडल काम करता है। एजाइल मॉडल आइट्रेशन पे काम करता है। वो यूजर को वन गो के अंदर कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं बना के देता। वो क्या करता है, वो स्मॉल स्प्रिंट के अंदर काम कर रहा होता है और वन बाय वन स्प्रिंट या इंक्रीमेंट के अंदर यूजर को प्रोवाइड कर रहा होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक एजाइल मॉडल। आई होप कि यहाँ से क्लियर होगा, इस एग्जाम्पल से मजीद क्लैरिटी आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।